बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सरवत वलीम हूँ। इस वक्त जो सुबह समाअत हुई है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल साहब ने तोशाखाना केस के अंदर जो अपने रिमार्क्स दिए हैं, जिससे कभी इम्कान और उम्मीद जाहिर हो रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगली पेशी के ऊपर जो होगी, उसके ऊपर उनकी सज़ा मुअत्तल हो सकती है। तो उसके बाद अब बाकायदा तौर पे एक कैंपेन है जो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब के अगेंस्ट जो है वो लॉन्च कर दी गई है। ये जो कैंपेन है ये हमें बज़ाहिर नज़र आता है कि नून लीग की तरफ से लॉन्च की गई है। इसके अलावा पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है कि इमरान खान साहब को अगर रिहाई मिल जाती है अता बंदियाल साहब की तरफ से, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, तो फिर कौन सा केस है जिसमें उन्हें री अरेस्ट किया जाएगा, दोबारा से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये खबरें हैं। और इसके अलावा हम किस सियासत में उलझे हुए हैं, पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है और दुनिया जिनसे हम मुकाबला करते थे वो लोग आज कहाँ पर खड़े हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल साहब के खिलाफ एक बाकायदा कैंपेन लॉन्च हुई है। उनके स्टेटमेंट्स के बाद बाकायदा तौर पे ये काम शुरू हो गया है कि गिरफ्तारी दोबारा कैसे करनी है। और इसमें जो मरियम बीबी हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं, उन्होंने कहा कि इससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल साहब का अपना इमेज खराब होगा। बाकायदा तौर पे ट्वीट्स किए गए। सबसे ज्यादा जो खतरनाक ट्वीट है वो जावेद लतीफ साहब ने किया है। जावेद लतीफ साहब कहते हैं, मैं बिल्कुल बड़ा शॉर्ट वर्ड्स में आपको बता दूंगी ताकि उससे आपको अंदाजा हो कि कितना जहर आलूद है ये ट्वीट। उन्होंने कहा कि जनाब चाहते तो आज ही अटक जेल से बंदे को अपनी मर्सिडीज पे अपने लाडले को जजिस गेट से बुलाते और गुड टू सी यू कहते। वो आगे उन्होंने पूरा एक मेंशन किया है कि फिर उसे किसी जगह पर ठहराते, दोस्तों की एक महफिल सजती वहां पर, और इस किस्म के उन्होंने अलकाबात सारे के। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि कौम अभी गुड टू सी यू और विश यू गुड लक का इंतजार फरमाए। यानी कि अब ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब पे स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे नून लीग अपने जलसे कर रही थी और बाकायदा जजिस की तस्वीरें लहराई जाती थी और पैनाफ्लेक्स पे जो वर्चुअली जो चीजें दिखाई जाती थी, जजिस की तस्वीरें, लोगों को अजबर कराया जाता था कि याद रखो ये है वो जजिस, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। तो अब बाकायदा तौर पे कैंपेन लॉन्च कर दी गई है किस तरह से प्रेशराइज करना है चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब को, ताकि वो कोई भी ऐसा रिलीफ जो कि एक्सपेक्टेड है इमरान खान साहब के लिए वो उन्हें ना मिल सके। अब एक और भी तैयारी कर ली गई है। उनकी जो लीगल टीम है उससे भी इस बारे में पूछा गया था। मामला ये था कि हम सब जानते हैं कि जैसे ही तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा जेल से बाहर आता है तो उसको री अरेस्ट कर लिया जाता है। गेट से बाहर आते ही उसको दोबारा से डाले में डाला जाता है और उसको किसी और केस में गिरफ्तारी डाल के जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। खान साहब के हवाले से खबरें ये थी कि शायद खान साहब के लिए अभी तैयारी हो रही है, क्योंकि उनके जो वकील हैं पंजोता साहब, उनसे भी पूछा गया था कि सुनने में आया है कि साइफर के मामले में उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो उस पर नईम पंजोता ने कहा था कि हमारे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं आया जिसपे हम ये कह सकें कि ऐसा हो सकता है। तो अभी जो ताज़ा खबर आई है वो ये है कि अगर इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाती है, मैं अगर इसमें शामिल कर रही हूँ, अता बंदियाल साहब अगर रिहाई का परवाना जारी कर देते हैं तो जेल के गेट से बाहर निकलते ही दोबारा से खान साहब को जो है वो कैद में डाल दिया जाएगा। और ये कैद डाली जाएगी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बाकायदा एक परमिट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 9 मई के हमले के इल्ज़ाम में खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो थे उनकी तरफ से एप्लीकेशन फाइल की गई थी और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और बाकायदा इजाजत मिल गई है। यानी कि अब खान साहब के साथ ये होगा कि अभी वो निकलेंगे, दोबारा से उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये पूरा अब प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने भी लबकुशाई की है, लेकिन मैं उनकी लबकुशाई आपको बताने के बाद कुछ अहम सवालात उठाऊंगी, कुछ एक आधा सवाल जो कि इस पूरे मामले को क्लियर कर देगा। उन्होंने कहा कि जी पीटीआई चेयरमैन के लिए जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो अपना करियर दांव पर लगा रहे हैं। कौन नहीं जानता कि इनको लाने वाले कौन थे। उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया और जनरल फैज हमीद का नाम लिया। फिर उन्होंने कहा कि एक चीफ जस्टिस ऐसा गुजरा जो नवाज शरीफ को दीवार से लगा गया था और एक चीफ जस्टिस ये है जो इमरान को बचाने में लगा हुआ है। मगर मेरा सवाल ये है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जजिस को अपना काम करना चाहिए, हर आईनी इदारे को अपनी हद में रहते हुए काम करना चाहिए और सियासतदानों को भी
اپنی حد میں رہ کر کام کرنا چاہیے. یہ جو پولیٹیسائز کرنے والا کلچر تھا ججز کو، تو یہ پولیٹیسائز کس نے کیا تھا؟ پولیٹیسائز کیا تھا نون لیگ نے. بریف کیس کے اندر پیسے ڈال کے عطا تارڑ صاحب کے جو والد وہ دادا جان تھے رفیق تارڑ صاحب، ان کے ذریعے بریف کیس کس نے بھجوائے تھے؟ نون لیگ نے بھجوائے تھے. عدالتوں کو جو پریشر کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ نون لیگ نے کیا تھا. جب آپ ججز کو پولیٹیسائز کر دیتے ہو تو پھر یہ امید باقی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ ججز جو ہیں وہ صرف وہی لوگ ہوں گے. ایسی روایات جو ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نسل در نسل چیزیں چلتی ہیں، ایسی روایات بھی مسلسل آگے بڑھتی ہیں. تو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اس کے بعد یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ عدالتوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ فری اینڈ فیئر طریقے سے آگے چلیں. پھر ہم پاکستان کہاں پر الجھا ہوا ہے؟ ہم بھارت کے اوپر تنقید کرتے ہیں. بھارت کا چندریان 3 چاند پر پہنچ گیا ہے، ہم ایک اندھی گلی کے اندر گھسے ہوئے ہیں. اس سے کامیاب مشن کر لیا، ہم سے سیاست کے فارمولے حل نہیں ہوتے ہیں. پھر ہم بھارت کے ساتھ جو اپنا مقابلہ کرتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تسخیر کر لیں گے. یہ صرف باتیں زبانی کلامی ہوتی ہیں. چاند پر پہنچ گیا بھارت، ہم سیاست کی اندھی گلی کے اندر گھسے ہوئے ہیں. آج تک ہم اپنی معیشت کو تو ٹھیک نہیں کر سکے. وہ بھارت جس کو ہم منہ لگانے کو تیار نہیں تھے، وہ بھارت آج کہتا ہے کہ میرا مقابلہ چائنا سے تو ہو سکتا ہے، مگر پاکستان خود ہی اپنی ان فضول حرکتوں کے اندر جو ہے نا وہ الجھتا چلا جائے گا، ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اب چندریان 3 جو چاند پر پہنچا ہے، یہ 40 روز تک سفر کیا، اپنے منزل مقصود پر پہنچا. جنوب قطب تک پہنچنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا. چاند پر پہنچنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن چکا ہے. اور جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی اس کامیابی کو پورے ملک کے اندر جو تدریسی ادارے ہیں، جو سکول، کالجز، یونیورسٹیز ہیں، وہاں کے بچوں کو باقاعدہ اس کامیابی کو ہوتے ہوئے لائیو دکھایا گیا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ چور، ڈاکو، کرپٹ، گھسیٹ دیں گے، پھاڑ ڈالیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لٹکا دیں گے، زندہ نہیں چھوڑیں گے، زہر دے دیں گے، مار ڈالیں گے. ہمارے ہاں صرف یہ چلتا ہے. ہمارے ہاں کبھی بھی ابھی تک، آج تک، جب میں یہ ولاگ آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں، ہمارے ملک میں پروڈکٹیوٹی کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی. اگر ہونے لگتی ہے تو پھر مافیا اس کا سر کچل دیتا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.